देखो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, इससे पहले तुम जब पॉलिनॉमियल्स पढ़ा होगा तो पॉलिनॉमियल्स में क्या देखा होगा कि अगर मेरे पास मान लो कोई पॉलिनॉमियल हो, जैसे अगर पॉलिनॉमियल्स की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल्स है उस वेरिएबल्स का डिग्री कितना है, और अगर डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनॉमियल्स को हम लोग डिग्री बोलते हैं। जैसे अगर मान लो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में जो नंबर ऑफ मतलब अगर जो वेरिएबल्स हैं उस वेरिएबल्स का जो डिग्री होगा वो कितना होगा, 2 होगा। अगर इस डिग्री को मतलब अगर मेरे पास वेरिएबल है और उस वेरिएबल का डिग्री कितना है, 2 है। अगर हम उसको क्या करें, इनइक्वालिटीज कोई भी इनइक्वालिटीज के साथ, जैसे इनइक्वालिटीज करने का सेंस इक्वल टू का साइन, ग्रेटर देन का साइन, लेस देन का साइन, ग्रेटर देन इक्वल का साइन, लेस देन इक्वल का साइन, अगर कोई भी इनइक्वालिटीज का तुम अगर यूज कर दो, अगर कोई भी इनइक्वालिटीज के साथ हम क्या कर लें, किसी भी इनइक्वालिटीज के साथ अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को इक्वेट करते हैं, मतलब यहाँ पे हम इक्वल का साइन दे दें और 0 लिख दें, या फिर कोई भी इनइक्वालिटीज के साथ अगर तुम क्या कर रहे हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को अटैच कर रहे हो, तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या होना चाहिए, तो हमारे पास जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का डिग्री कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, उसके साथ कोई भी इनइक्वालिटीज होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम जो इनइक्वालिटीज की बात कर रहे हैं तो इनइक्वालिटीज में मान लो हम क्या लेते हैं, अभी इक्वल टू का साइन रिप्लेस करते हैं। ठीक है, अगर मान लो हम क्या करें, हमारे पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे कि मान लो हम बोले कि मेरे पास ax² + bx + c = 0 है, मतलब मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, इनको फैक्टराइज करना पड़ता है। ठीक है, फैक्टराइज करना पड़ता है। देखो हमारे पास एक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, और इस इक्वेशन में हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का जो डिग्री है वो कितना है, 2 है। अगर डिग्री 2 है मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमें देखने को क्या मिल रहा है, डिग्री भी 2 मिल रहा है और इनइक्वालिटीज भी देखने को मिल रहा है, मतलब ये क्या हो गया हमारे पास, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मान लो हमें क्या करना हो, अगर इसके सबसे पहले इसके ग्राफ को अगर स्केच करना हो तो इनके ग्राफ कैसा आता है। ठीक है, तो ग्राफ अगर स्केच करना होगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं, अगर कोई भी चीज का, किसी भी वेरिएबल्स और नॉन वेरिएबल्स का या फिर किसी भी चीज का हमें अगर ग्राफ स्केच करना होता है तो ग्राफ स्केच करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले मान लो इसको हम मानते हैं कि ये एक फंक्शन है, फंक्शन बोलो इनको, या फिर हम बोले क्या कि y इक्वल्स हमारे पास क्या है, तो ax² + bx + c एक इक्वेशन। अपने मन से तुम क्या करोगे, अगर मान लो x का वैल्यू हम 0 लें तो x का वैल्यू जब 0 लेंगे तो y का वैल्यू हमको जो मिलेगा वो c मिलेगा। फिर x का वैल्यू तुम क्या करते हो, x का वैल्यू हम x इसमें अगर मान लो x = 0 लिए तो y का वैल्यू हमको c मिला। दूसरी बार हम क्या करते हैं, y का x का वैल्यू कुछ भी लेंगे, जैसे अगर 1 ले लेंगे तो अगर x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का वैल्यू जो हमको मिलेगा वो a + b + c मिलेगा, मतलब कोई कांस्टेंट टर्म नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर मान लो हम क्या करते हैं, अगर x का वैल्यू अगर -1 लेते हैं, -1 लेंगे तो क्या होगा, -1 लोगे तो x का वैल्यू अगर 0 लिए तो c मिला y का वैल्यू, अगर x = 1 लिए तो y का वैल्यू तुमको a + b + c मिला। अगर x = -1 लेते हैं, x = -1 लेने पे हमें जो y का वैल्यू मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, -1 का स्क्वायर इंटू a, यानी a - b और +c, a - b और +c मिल रहा है। मतलब अगर हम इसके ग्राफ को अगर प्लॉट करें किसी 2D सिस्टम पे, तो 2D सिस्टम पे जब भी हम इसका ग्राफ तुम स्केच करोगे, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब भी तुम ग्राफ स्केच करोगे तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर उनका हम ग्राफ स्केच करेंगे तो वो कुछ ऐसा शेप का फॉर्मेशन करता है, पैराबोलिक शेप का फॉर्मेशन करता है।
ठीक है, वो कभी ऐसा हो सकते हैं, कभी ऐसा हो सकते हैं, कभी ऐसा हो सकते हैं। मतलब इन सबों में जैसे मान लो सबसे पहले देखना होगा तुम्हें कि वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। अगर मान लो यहाँ पे y + x² + bx + c है तो उनका ग्राफ कुछ ऐसा आया मान लो फर्स्ट टाइम। ठीक है, ये ग्राफ अगर मान लो इसको हम क्या करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे सारा का सारा हमने वेरिएबल ले लिया है, कोएफिशिएंट जो है a b और c ले लिया है। ABC लेने से क्या हो गया कि हम ABC को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कि हम AB को कहाँ एज्यूम करें, B को कहाँ एज्यूम करें, C को कहाँ एज्यूम करें। उसको अगर इजी वे में समझने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं इसको, अगर ऐसा कुछ इक्वेशन एज्यूम कर लो, मान लो मेरे पास x² - 9 = 0 है। ठीक है, तो अगर मान लो y इक्वल्स हम एज्यूम करें कि x² - 9 है, तो अगर मान लो इस कंडीशन में x इक्वल्स तुम 0 लोगे तो y का वैल्यू तुमको मिलेगा। x अगर 0 लिए हो तो y का वैल्यू -9 मिलेगा। अगर y का वैल्यू तुम 0 लेते हैं, अगर x इक्वल्स 0 लिए तो y का वैल्यू हमको क्या मिला, y का वैल्यू -9 मिला। अगर y इक्वल्स हम 0 ले लेते तो x² = 9 होता और x का वैल्यू हमको 2 मिलता, +-3 मिलता। मतलब y 0 था तो x का वैल्यू +3 है और -3 है। फिर अगर मान लो हम क्या करते हैं, x का वैल्यू अगर अपने मन से एज्यूम कर रहे हो, अगर मान लो तुम क्या कर लेते हो 2 एज्यूम कर लेते हो, तो x का वैल्यू जब 2 एज्यूम करोगे तो 2 का स्क्वायर -9 यानी 4 - 9 यानी y का वैल्यू जो आएगा वो क्या आ जाएगा, तो 4 - 9 यानी क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम क्या करते हैं y का वैल्यू हम क्या करते हैं अब 9 एज्यूम कर लेते हैं। तो अगर y का वैल्यू 9 एज्यूम करोगे, 9 एज्यूम करने के बजाय मतलब 9 अगर एज्यूम करेंगे तो फिर ये 9 इधर LHS में 9 आ जाएगा और RHS में फिर -9 आ जाएगा। तो 9 और 9 क्या हो जाएगा, +18 हो जाएगा। फिर x² का जो वैल्यू आएगा वो रूट में आएगा। तो उससे अच्छा हम क्या लेते हैं, y का वैल्यू 7 एज्यूम करते हैं। y का वैल्यू क्या करते हैं, 7 एज्यूम करते हैं। अगर y 7 एज्यूम करोगे तो 9 अगर LHS में आएगा तो 7 + 9 16 और 16 इक्वल्स x² मिल रहा है तुमको। 16 इक्वल्स x² यानी x का वैल्यू तुमको 2 मिलेगा तो +-4 मिलेगा। ठीक है, इसी चीज को अगर तुम प्लॉट करोगे कोऑर्डिनेट सिस्टम पे तो क्या होगा, अगर मान लो x 0 है तो y का वैल्यू -9 है, मतलब ये वाला पॉइंट कहीं होगा। अगर मान लो इसको 1 एज्यूम करते हैं, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। ठीक है, अगर इसको हम प्लॉट करते हैं, ठीक, तो यहाँ पे कहीं बहुत नीचे 0 और -9 हमको मिलेगा। फिर अगर हम x का वैल्यू +4 ले तो y का वैल्यू 7 मिल रहा है। अगर 0 -9 लिए है तो y का वैल्यू 7 कहीं यहाँ मिलेगा। नहीं समझ में आ रहा है? अगर x का वैल्यू तुम क्या लेते हैं, यहाँ पे मान लो +-4 लेना है, x का वैल्यू +-4 इधर होगा और -4 यहाँ कहीं होगा। तो y का वैल्यू कितना लेना है, तो y का वैल्यू 7 लेना है। तो y का वैल्यू 7 यहाँ है, 7 अगर मान लो एज्यूम किया और +4 यहाँ है तो यहाँ कहीं होगा और -4 और 7 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा। फिर इसको तुम अगर क्या करते हो, इस लाइन को ऐसे अगर मान लो हम क्या करते हैं, मिलाते हैं। ठीक है, ये वाला तो कुछ ये वाला ग्राफ आता हमारा किसका, y इक्वल x² - 9 का। ठीक है, y इक्वल x² - 9 का जो ग्राफ आया तो कितना क्या आया, समझ में आया? तो दिक्कत इसमें नहीं ना, समझ में आ रहा है नहीं? मतलब तो ये जो ग्राफ स्केच हो रहे हैं, ये जो ग्राफ तुमको दिख रहा है यहाँ पे, वो कैसा दिख रहा है, तो ये ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दिख रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ मान लो तुम अगर y इक्वल x² - 9 लियो तो कुछ ऐसा है। ठीक है, अलग कंडीशन लोगे, हर एक कंडीशन में ये जो ग्राफ स्केच होगा, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उनका ग्राफ जब भी तुम्हें क्या करोगे, स्केच करोगे तो वो कुछ ऐसा ही पैराबोलिक शेप का आता है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ। ठीक है, कभी ऐसा आ सकता है, ऐसा आ सकता है, ऐसा आ सकता है, ऐसा आ सकता है। ठीक है, अब बात आती है, जैसे अगर मान लो हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो अगर हमें उसे सॉल्व करना हो, ठीक है, सॉल्व करके हमें उस, जैसे अगर हम पहले भी बताए थे कि हमारे पास अगर कोई पॉलिनोमियल्स होता है तो पॉलिनोमियल्स का सॉल्यूशंस, जैसे अगर मान लो लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर उसको हम सॉल्व करेंगे, लीनियर इक्वेशंस जैसे लीनियर इक्वेशंस पढ़ा होगा, तो उसको तुम जब x + b = 0 है तो x का वैल्यू तुम्हें 1 मिल रहा है -b/a।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उनका जो वैल्यू मिल रहा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो वैल्यू कितना मिल रहा होगा 2 मिल रहा होगा, ठीक है। तो अगर मान लो हम हमारे पास इक्वेशन क्या हो और उस सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए अगर हम एक जनरल इक्वेशंस की बात करें तो इक्वेशंस क्या होगा, जैसे अगर मान लो मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जनरल इक्वेशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक का इक्वेशन बोल सकते हो। जनरल इक्वेशंस जो होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 होता है, जहां यहाँ पे क्या है कि a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। a अगर 0 के इक्वल नहीं है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 में, अगर b 0 हो भी जाता है तो कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। लेकिन यहाँ पे a जो है हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक जो x टू द पावर 2 है, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल है, ठीक है, वो उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो गया, मतलब ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। मतलब इनका कोफिशिएंट तुम्हारा क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर मान लो मेरे पास क्या है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, अगर x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स अगर 0 है तो अगर इसको हमें सॉल्व करना हो, सॉल्व करना मतलब इनके अगर इनको हमें सॉल्व करना है, जैसे मान लो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 है, इनको सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमें अल्फा और बीटा का दो वैल्यू फाइंड आउट करना है। जो अल्फा का वैल्यू हमें मिलता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, वेयर b स्क्वायर माइनस 4ac y में क्या आएगा 2a आएगा। ये अल्फा अगर इसको तुम प्लस एज्यूम करोगे तो एक को अल्फा एज्यूम कर लेना और एक को अगर हम लोग क्या करते हैं, एक को अगर हम क्या करते हैं, अगर देखो अगर इसको b प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a करोगे और बीटा इक्वल्स माइनस b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब देखो यहाँ पे जो तुमको b स्क्वायर माइनस 4ac दिख रहा है, ये b स्क्वायर माइनस 4ac जो है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। क्या बोलते हैं इसको? डिस्क्रिमिनांट बोलता है। और क्या होता है डिस्क्रिमिनांट, उसको समझता है। यहाँ पे b स्क्वायर b जो है वो कोफिशिएंट ऑफ क्या है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 है, तो b जो है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट का क्या करना है, स्क्वायर करना है, -4 into a into c करना है। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और c क्या है, कांस्टेंट करना है, ठीक है। ये डिस्क्रिमिनांट क्या है, कैसे वर्क करता है, जब इसका इक्वेशंस जब हम अल्फा इक्वल्स -b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a और बीटा इक्वल्स -b माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4 डिस्क्रिमिनांट इसको बोल सकते हो तुम। इसको हम ये भी लिख देते हैं -b प्लस अंडर रूट d बाई में 2a वेयर d स्टैंड फॉर डिस्क्रिमिनांट और यहाँ पे भी -b माइनस अंडर रूट d बाई में क्या लिखोगे, 2a लिखोगे, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू कहाँ से मिलता है, उसको हम अभी तुम्हें प्रूव करके दिखा रहे हैं, ठीक है। अब देखो अगर मान लो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c है इक्वल 0 है, ठीक है। अगर इनको हमें क्या करना हो, फैक्टराइज करना हो, तो फैक्टराइज करने के लिए हम इस ac को तुम पढ़ा होगा कि अगर फैक्टराइज करना है तो जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है और जो कांस्टेंट टर्म है उनका हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं ac, और वो प्रोडक्ट को हम स्प्लिट करके ये जो हमारा x वाला जो टर्म है उसको स्प्लिट करके उनका सम जो है इन दोनों के प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और इनका जो सम का मैग्नीट्यूड है उन दोनों से हम क्या करते हैं, इसको इक्विवेलेंट मतलब इक्वल करके देखते हैं। जैसे अगर तुम नहीं समझ रहे हो तो इसको ऐसे समझो, अगर x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल 0 है तो यहाँ पे देख रहे होगा यहाँ पे x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 1 और c कितना है, -9, तो 1 - 9 वैल्यू कितना आ गया, -9, ठीक है। और ये x स्क्वायर है तो ये -3x और +3x करेंगे, मतलब -3x और +3x करने का सेंस हमारे पास जो x वाला टर्म है उसका सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और -9 क्या है इनका, -1 into -9, मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो -9 into x स्क्वायर आना चाहिए, -9x स्क्वायर आना चाहिए। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? जैसे इनका और इनका जो प्रोडक्ट है उनको हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा x वाला जो टर्म है, मिडिल टर्म जिसको बोल रहे हैं यहाँ पे, उनका सम
इन दोनों को ऐसे स्प्लिट करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो इन दोनों के मल्टीपल का जो प्रोडक्ट होगा उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। क्या बोले समझा? जैसे अगर मान लो यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास ax² इंटू सी करोगे acx² आएगा। अगर acx² है उसको हम ऐसे स्प्लिट करेंगे यहाँ पे कि उनका जो प्रोडक्ट है वो bx, प्रोडक्ट जो है वो क्या आ जाए acx² आए और सम जो है वो क्या आ जाए तो bx आ जाए। ठीक है, अगर ये करना है तो उसके लिए क्या करोगे तुम? जैसे यहाँ पे तुम देखोगे अगर मान लो हम लिखें ax² प्लस इसको अगर स्प्लिट करोगे तो स्प्लिट करके हमें सम क्या चाहिए bx चाहिए और प्रोडक्ट क्या चाहिए तो प्रोडक्ट acx² चाहिए। अगर सम bx चाहिए प्रोडक्ट acx² चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करोगे उसके लिए? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर मान लो इस bx को देखोगे तो हम इसके लिए स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड का यूटिलाइज करेंगे यहाँ पे। और स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड में हम लोग क्या करेंगे, ax² है प्लस bx है यहाँ पे, तो हम क्या सोचते हैं कि अगर हम ऐसा करें ये ax² प्लस bx है तो इसको अगर मान लो तुम जो पढ़ा होगा जैसे जो इससे पहले अगर मान लो पढ़ा होगा कि a प्लस b का जो होल स्क्वायर होता है वो a² प्लस 2ab प्लस b² के इक्वल होता है। तो हम अगर मान लो एज्यूम कर लें इसको ax² प्लस bx प्लस c को इक्वल 0 लाने दें और इसको अगर डिवाइड कर दे किससे कर दे a से। अगर a से डिवाइड कर देंगे तो इनका कोफिशिएंट a गैप हो जाएगा। अगर डिवाइड करोगे तो x² प्लस by into x प्लस cy इक्वल 0 आएगा। अब इसको हम x के स्क्वायर आने दें और हम जो बीच वाला टर्म मिडिल टर्म है उसको 2 into ab के फॉर्म में देखें। तो 2 into ab के फॉर्म में करने के लिए यहाँ पे a के प्लेस पे हम क्या डाल रहे हैं, x डाल रहे हैं। तो 2 into a क्या है हमारा x है और प्रोडक्ट हमारे पास क्या चाहिए, उन दोनों का पूरा प्रोडक्ट हमारे पास क्या चाहिए तो b by a into x चाहिए। तो 2x तुम्हारे पास है तो 2 अगर डिनोमिनेटर में डाल दोगे तो 2 से 2 कैंसिल और b by a चाहिए तो इसको b रहने दो और नीचे a डाल दो। तो क्या आ जाएगा bx by a है तो b into x by a और 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, यानी x² प्लस b by 2a into x। ठीक है, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो चुका है, मतलब प्रोडक्ट इनका अगर तुम प्रोडक्ट फाइंड आउट करोगे तो वो b by a into x आएगा। अगर मान लो x अगर a एज्यूम किए हो और ये x a है तो ये वाला जो टर्म तुमको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है तुमको, तो ये वाला टर्म जो तुमको मिल रहा है वो b मिल रहा है। अब क्या करोगे तुम, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मान लो इसको हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं b by 2a का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? अब एक चीज देखो सर, b by a into x था तो उसको हम 2 into x into b by 2a लिख दिए, कोई इफेक्ट नहीं आया, ये b by ax रहा। लेकिन सर ये अपने मन से आप क्या कर रहे हैं, b by 2a को ऐड कर दे रहे हैं, उसके स्क्वायर को ऐड कर दे रहे हैं। अगर हम क्या करें, जैसे कि मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 5 plus 7 और इधर लिखा हुआ है 5 plus 7, तो दोनों का मैग्नीट्यूड 12 आ रहा है। अपने मन से हम क्या करें, अगर हम 4 इधर भी ऐड कर दें और 4 इधर भी ऐड कर दें, मतलब LHS में भी हमने 4 ऐड कर दिया और RHS में भी 4 ऐड कर दिया। ठीक है, और ये यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन में इक्वलिटी का जो यूज कर रहा है, इनिक्वलिटी जो यूज कर रहा है वो इक्वल्स का साइन यूज कर रहा है, मतलब इन दोनों का सम और इन दोनों का सम आपस में क्या है, इक्वल है। तो मान लो इन दोनों का सम पहले 12 था तो इधर भी सम 12 था, लेकिन अब अगर इधर 12 सम 16 है तो इधर भी सम 16 है। क्या इस इक्वेशन पे कोई इफेक्ट आया? नहीं आया ना। तो अगर हम क्या करें, b by 2a का होल स्क्वायर अपने मन से ऐड किए हैं तो क्या कर ले, b by 2a का होल स्क्वायर अपने मन से सब्ट्रैक्ट कर दे, मतलब जितना ऐड किए हम उतना सब्ट्रैक्ट भी कर दिए, मतलब क्या इसके कोई इफेक्ट आने वाला है? नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है तुमको, तो c by a दिख रहा है, c by a को c by a रखने दे और इनइक्वलिटीज में इक्वल का साइन फिर 0 है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब देखो इस वाले टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, तो इस वाले टर्म को सर x by 2a का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं, इक्वल का साइन रहने देंगे, माइनस b by 2a का होल स्क्वायर को हम अगर RHS में ले जाएंगे तो b by 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस c by a होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत?
अब देखोगे जैसे कि मान लो हम क्या करें, मेरे पास जो वैल्यू आया था वो क्या आया था, वैल्यू देखो, वैल्यू जो आया था वो x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर है इक्वल्स बी बाई टू ए का होल स्क्वायर माइनस सी ए है। ठीक है, क्या है x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर इक्वल्स बी बाई टू ए का होल स्क्वायर माइनस सी बाई ए है। इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इन दोनों को सॉल्व करोगे, मेरे पास क्या मिल रहा है, तो मेरे पास मिल रहा है बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस सी ए मिल रहा है आरएचएस में। इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे सर तो 4a स्क्वायर आएगा 4a स्क्वायर आएगा 4a स्क्वायर आएगा और ये b स्क्वायर माइनस 4ac आएगा। इस वाले टर्म को क्या हम b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर लिख सकते हैं? अब देखो अगर इसको तुम देखोगे तो हम लिख सकते हैं इसको x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर इक्वल्स क्या आ रहा है, इक्वल्स b बाई टू ए का होल स्क्वायर माइनस सी ए, जिसको सॉल्व किए तो हमको मिला b स्क्वायर बाई 4ac, y में क्या मिलेगा 4a स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो देखो देखो अब इसको तुम क्या लिख सकते हो, तो x प्लस बी बाई टू ए इक्वल्स अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, y में 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हो। yes, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, y में क्या लिख देंगे 2a, यानी x इक्वल्स हमको मिलेगा और ये जो वैल्यू आएगा इधर स्क्वायर था इधर अंडर रूट किए वो, तो अंडर रूट करने पे प्लस माइनस आएगा। क्यों आएगा वो समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? जैसे कि मान लो तुम क्या करते हो प्लस 4 इंटू प्लस 4 करोगे तो भी 16 मिलता है, माइनस 4 इंटू माइनस 4 करोगे तो भी 16 मिलेगा। तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac है तो प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac और माइनस बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, y में 2a मिलेगा। अब ये प्लस बी बाई टू ए है, एलएचएस में ले जाओगे तो क्या जाएगा माइनस बी बाई टू ए। इसी x को हम क्या लिखते हैं माइनस बी बाई टू ए, ठीक है, प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, y में क्या 2a, यहाँ पे भी 2a है तो इसको हम लोग माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, y में क्या लिखेंगे 2a। या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे माइनस प्लस कर दोगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यही था हमारा, जैसे हम जो अल्फा के वैल्यू लिए थे क्या यही नहीं लिए थे, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a और माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब देखो इस चीज को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो देखो इसमें क्या होगा, ये जो वैल्यू तुमको मिल रहा है, जैसे कि मान लो तुमको जो वैल्यू मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, x इक्वल्स अल्फा अगर हम लिए तो अल्फा का जो वैल्यू मिल रहा है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, y में क्या मिल रहा है 2a मिल रहा है, और बीटा का जो वैल्यू मिल रहा है वो भी क्या मिल रहा है तुमको, तो माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, y में 2a मिल रहा है। ठीक है, अगर अल्फा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a मिल रहा है, अगर मान लो हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac का कंडीशन अगर देखोगे तो एक कंडीशन ऐसा होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाएगा। अगर ये इक्वल टू 0 होगा, इक्वल टू अगर 0 डालोगे तो वैल्यू क्या मिलेगा माइनस बी बाई 2a और ये वैल्यू 0 हो गया तो कोई इफेक्ट इस पे देखने को मिल सकता है क्या? इस पे कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, मतलब हमें जो वैल्यू मिला वो क्या मिला, तो माइनस बी बाई 2a सिर्फ मिला। ठीक है, इस कंडीशन में अल्फा का वैल्यू में हमें क्या मिल रहा है माइनस बी बाई 2a। इस कंडीशन में भी अगर 0 0 ऐड करो तो 0 सब्ट्रैक्ट करो तो कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा।
मतलब माइनस बी बाई टू ए मिलेगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं। कब? जब फर्स्ट कंडीशन हम लिए, क्या लिए फर्स्ट कंडीशन में, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, तो माइनस बी बाई टू ए और माइनस बी बाई टू ए दो सॉल्यूशन मिल रहा है, लेकिन दोनों का दोनों सॉल्यूशन, ये भी अल्फा भी माइनस बी बाई टू ए है और बीटा भी माइनस बी बाई टू ए है। मतलब इस कंडीशन में दोनों सॉल्यूशन जो हैं वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। दूसरा, अगर हम ग्रेटर देन 0 माने, तो अगर ग्रेटर देन 0 मानोगे तो ग्रेटर देन 0 मानने पे इसका वैल्यू कोई रियल नंबर आएगा। अगर कोई रियल नंबर आएगा तो उसको हम प्लस अंडर रूट डी लिख सकते हैं, ठीक है, और इस जगह पे माइनस अंडर रूट डी लिख सकते हैं। मतलब ये दोनों वैल्यू जो आएगा वो अलग अलग आएगा, डिफर करेगा, दोनों अलग अलग वैल्यू आएगा। और सॉल्यूशन जो आएगा, जैसे इसी पहले वाला जो सॉल्यूशन आया माइनस बी बाई टू ए, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 था, तो उस कंडीशन में जो तुम्हारे पास सॉल्यूशन आया वो इक्वल आया। और कैसा सॉल्यूशन आया? रियल सॉल्यूशन आया। इस कंडीशन में अगर ग्रेटर देन 0 है तो d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब जो सॉल्यूशन आएगा तुमको वो रियल सॉल्यूशन होगा, लेकिन दोनों सॉल्यूशन अलग अलग होगा। थर्ड कंडीशन है कि अगर हम क्या करते हैं कि माइनस बी बाई जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो लेस देन 0 है। अगर वो लेस देन 0 होगा तो लेस देन 0 होने पे ये जो वैल्यू तुमको मिलेगा वो क्या मिलेगा? निगेटिव माइनस डी मिलेगा। और माइनस डी जब मिलेगा तो उस माइनस डी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो इसको -1 इंटू डी बोल सकते हैं। और -1 इंटू डी का जो वैल्यू आएगा वो -1 जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? आयोटा को रिप्रेजेंट करता है। और तुम्हारा जो सॉल्यूशन आएगा उस कंडीशन में वो रियल सॉल्यूशन नहीं होगा, वो कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो कहने का सेंस हमारा ये था कि आज हम लोग क्या देखे? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम तुमको सबसे पहले बताएं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलते किनको हैं, ठीक है। फिर हम तुमको बताएं सेकंड हम बताएं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब भी हम ग्राफ स्केच करेंगे तो उनका ग्राफ एक पैराबोलिक शेप का होगा। थर्ड, फिर हम बताएं तुमको कि किस तरीके से उनका ग्राफ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हम बताएं कि अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके पास दो सॉल्यूशंस आता है, और दो सॉल्यूशंस किस कंडीशन में वो सॉल्यूशन रियल सॉल्यूशन होगा, किस कंडीशन में वो कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन होगा, और किस सॉल्यूशन में हमारा जो वैल्यू आएगा वेरिएबल्स का वो क्या आएगा? इक्वल आएगा। और उसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में तुम्हें प्रूफ करके दिखाए। कोई दिक्कत इसमें? थैंक यू।